हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार बता दो, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है बच्चों? I hope the video is clear to everyone now. बच्चों आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर हम लोग। कैसी तैयारी है फिर तुम लोगों की? कैसा लगता है कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो किस लेवल तक जाएंगे? क्या वो इजी होंगे या थोड़े फिर डिफिकल्ट होंगे या एवरेज होंगे? और एक चीज और रहेगी, क्योंकि आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप सब लोग अपना स्कोर नोट करेंगे कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप सही से कितने अटेम्प्ट कर पाए। ओके, मैं 20 क्वेश्चन स्लाइड पे दूंगा, उनके ऑप्शंस भी होंगे, आप अपना स्कोर देखेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? उसके बाद वो आप मेरे साथ शेयर भी करेंगे। ओके बच्चों, तो बिना किसी देरी के आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जितने भी ज्वाइन करने वाले थे, ठीक है? और जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक और भी चीज़ है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, तो रिकॉर्डिंग से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो आपकी जोरदार फरमाइश पर आता है आपका पहला क्वेश्चन। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। द ब्लॉक हेयर, द ब्लॉक इज मूविंग विद 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो ब्लॉक है ये हमारा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से है, ठीक है? 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो ब्लॉक है हमारा वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे चल रहा है। t इक्वल्स टू 0 इनिशियल था ये, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। अब क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बच्चे का ऑप्शन आ भी गया है, ऑप्शन सी कोई बता रहा है। ऑप्शन सी आपके अकॉर्डिंग 2.5 होने वाला है। देखते हैं कि कितने बच्चों का सही जाएगा, ये ऑप्शन सी है या फिर नहीं है। हालांकि द क्वेश्चन इज सेइंग इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स। हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड को सेकेंड में रखेंगे, और जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होने वाला है। ऑप्शन सी 2.5 और बच्चों का भी आ गया है। ओके ओके, ऑप्शन सी 2.5 ठीक है। ओके, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा, अगर सपोज दैट दिस इज द प्लेन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही इंक्रीज होती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज। इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, so the velocity will increase. If the velocity will increase then it is in accelerated motion. बहुत अच्छा बच्चों, सभी के ऑप्शन आ चुके हैं सी। एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई बोलो? 15 माइनस u कितना हो गया? इनिशियल, इनिशियली दिस इज 10, एंड हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? 2 सेकेंड। 15 माइनस 10 कितना हुआ? 5 अपॉन 2 कितना आया? 2.5। तो सारे बच्चों का आंसर सही जाता है। इसका जो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा 2.5 हो जाता है, ठीक है? क्या अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। करो ट्राई। क्वेश्चन 2, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। तुक्के नहीं लगाने हैं कि ए बी सी डी कुछ भी लगा दिया, आपको चारों ऑप्शन सही से पढ़ने हैं। ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, बी, ऑप्शन बी,
ठीक है, बी ऑप्शन, बी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, बताओ बताओ जल्दी से, बी ऑप्शन। इफ अ बॉडी इज मूविंग एट, एक बार मैं आपको टाइम देता हूं, जिन बच्चों का नहीं हुआ है जल्दी से 2 मिनट में करिए कंप्लीट इसे। इफ अ बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, ठीक है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ। और आपको पता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे हमने सर्कुलर मोशन का नाम दिया है। और जो सर्कुलर मोशन है उसमें हमने एक पर्टिकुलर टर्म यूज पढ़ा था और वो था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा था हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। In this particular case, the object was moving with constant speed. We cannot say that the object is moving with constant velocity because at each and every point of the object, the direction of the velocity is changing. If the direction is changing, then the velocity is also changing. So we can say this is changing its direction, and due to a change in direction, its velocity is changing. तो speed तो हमारी constant है, क्या हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई। हमने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं, ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ चेंजिंग। मैंने आपको बताया क्या कि भैया वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो भले ही कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ये हमेशा क्या कर रही है, बताओ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी वही चीज आती है, क्या, एक्सेलरेशन इज इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन वेलोसिटी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें आती हैं। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले सी और डी को देख लेते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ इंक्रीजिंग, वी कैन नॉट से इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते। वो इंक्रीज करना या डिक्रीज करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में बढ़ना, डायरेक्शन में नहीं। मैग्नीट्यूड तो बढ़ नहीं रहा, यानी कि ये तो गलत है, पक्की बात है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बचता है, वो भी कौन सा, बी। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दिस इज द ग्राफ और इस ग्राफ से आपको निकालना है आंसर, ठीक है। इज द ग्राफ विजिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स? ग्राफ इज नॉट विजिबल। ओके, ग्राफ बता देता हूं, देखो बेटा, दिस इज द ग्राफ। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड and here this is time in second, okay, this one is like this, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ हमारा 110 है, यहाँ 120 है, यहाँ पर 100,000 है। दिस इज द ग्राफ। अब निकालो, ठीक है। अब तो क्लियर है बच्चों ग्राफ आपको, अगर है ना, जल्दी से करिए ट्राई इसको बेटा। ऑप्शन सी आ भी गया आंसर। ऑप्शंस आर नॉट विजिबल, यहां पे है देखो ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज 1.1, बी इज 5, सी इज 55, डी इज नन ऑफ दीज। प्लीज शिफ्ट द कैमरा। ओके, नाउ all the options are visible, yes or no? C option is correct, okay, C 55 आंसर आ गया है। और यहाँ पर मोहित सर आ चुके हैं आपके क्लास में। हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हो, कैसी चल रही है तुम लोगों की क्लास आज की? अभी बस 2 क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं। हाँ जी, 3rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चे। ओके, अभी मैंने इसका टाइम दिया है बच्चों को, 2 मिनट का टाइम देते हैं,
कि भाई करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। कितने बच्चे हैं क्लास में आज? देखते हैं जरा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अरे वाह 20 स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा अपने फ्रेंड्स को भी भेज दो ये लिंक, अगर वो लोग भी ड्राइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें गौरव सर कैसे कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कर दो क्वेश्चन और स्क्रीन में सब देखते रहेंगे ना? हाँ 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 ठीक है, वो दिख रहे हैं सारे। बहुत बढ़िया कराइए सर, कराइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराइए। ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, आ गया आंसर? नहीं आया अभी? स्क्रीन रोटेट हो गई, ओके ठीक है, एक सेकेंड। अब क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं इसका ऑप्शन क्या करेक्ट जाता है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट विद टाइम, यानी कि जो रॉकेट था बच्चों इनिशियली जब टाइम जीरो था, यानी कि स्टार्टिंग में वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, 10 सेकेंड्स का टाइम लेता है और पहुंच जाता है हमारा 1000 मीटर पर सेकेंड तक। उसके बाद इसका इंजन शट ऑफ हो जाता है, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है और अगले 100 सेकेंड में, यानी कि जब टाइम 110 सेकेंड हो चुका था तो बच्चों हमारा आया ये वेलोसिटी फिर जीरो हो गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये और वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, यानी कि 10 सेकेंड आगे में ये वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में जाती गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, The graph shows the variation, then the maximum height attained by the rocket. Maximum height मतलब एक तरह की डिस्टेंस हो गई। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, याद करो, बताया था आपको कुछ, कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों। हाउ विल यू फाइंड आउट द हाइट ऑब्टेन, यानी कि डिस्टेंस, एरिया, ओके। इसका एरिया निकालना जानते हो आप लोग, और आप दिख रहा होगा ये क्या है हमारा, एक क्या है बच्चों बताओ, ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर नोटिस कर रहे हो तो दिस प्लस दिस ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इज 110 इंटू हाइट इज 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बताओ, 55 इंटू 1000, तो आंसर विल बी इन किलोमीटर, तो 55,000 मीटर, और यू कैन से 55 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों का आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया था। ओके बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं, इसके कई सारे वेरिएशन आपको क्लास 11th में भी मिलने वाले हैं। बड़े टफ टफ क्वेश्चन लेके आए हो, इतने खतरनाक क्वेश्चन बच्चे करेंगे तो डर तो नहीं जाएंगे? अरे सर अभी आप देखो बच्चों का आंसर आएगा इसमें निकल के, अच्छा बच्चे ही निकालेंगे। लग रहा है मतलब v1 v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं कि कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। देखते हैं भाई किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले। इसका अभी तक आंसर नहीं दिखा मुझे किसी का, तो स्क्रीन रोटेट हो गई। हाँ जी हाँ जी, तो क्यों हो रहा है? वो एक्चुअली ये बस सोचने का टाइम दो बच्चों को। आंसर नहीं आया, आ गया एक ऑप्शन डी, इसका आंसर है एक ऑप्शन डी, अर्नब का डी ऑप्शन है। अब तक फ्रॉम डीपीएस, अर्नब मिनी बाईपास ब्रांच डीपीएस में है। एक ऑप्शन डी आया है, दूसरा ऑप्शन क्रिश ऑप्शन डी, फ्रॉम और ये सर मिनी बाईपास ब्रांच के मिनी बच्चे बाईपास, बहुत बढ़िया ताबड़तोड़ बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत ये समझ अच्छा, लो फोड़ हाँ। देते हैं क्वेश्चंस को ये देखते ही। बढ़िया है, देखिए बढ़िया सर, बच्चे हैं। हाँ। आप इनके टच में नहीं हो क्योंकि सर आप इन्हें पढ़ाने जाते नहीं हो इतनी दूर, ये कई बार मुझसे रिक्वेस्ट पीहू का करते आंसर आ गया, पीहू का आंसर आ गया डी, पीहू है जनकपुरी ब्रांच, पीहू का आंसर आ गया है, देखिए सर। वेरी गुड, तो आंसर तो डी लॉक कर दें क्या इसका? देवांश इज ऑप्शन डी, शिवम आंसर डी। अब आ गए, देखो देखिए सर, आप कह रहे हैं बच्चों को टफ लग रहे होंगे, देखिए कितने अच्छे से तैयारी की हो गई है, बहुत बढ़िया सर, बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है करेक्ट इसका डी, 2 v1 v2 एंड v1 प्लस v2। इसका डायरेक्ट आंसर भी बताया गया था उस टाइम पर, और इसके दो क्वेश्चन थे, एक था एनसीईआरटी में और एग्जाम्पलर में, जिसका हमने अब्दुल नाम से क्वेश्चन किया था, अब्दुल एंड हामिद वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब्दुल नाम का है, हाँ, कि वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 50 से वापस आता है, लाइक दिस कोई क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। अब पैसेंजर ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट रोड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, यानी कि अगर लेट अस सपोज वो हाफ डिस्टेंस करता है x, कितनी वेलोसिटी से, v1 से।
नेक्स्ट हाफ यानी कि x विल बी v2, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का सभी बच्चे जानते हैं, एक ही मेथड होता है, बताइए सर बताइए। u प्लस वी अपॉन टू यहाँ नहीं लग पाएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन नहीं है। टोटल डिस्टेंस, हाँ जी, टोटल टाइम टेकन, हाँ जी सर, टोटल डिस्टेंस भी नहीं आएगा सर, बच्चे बताएंगे, टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब सर वेलोसिटी है तो शायद डिस्प्लेसमेंट ही आएगा सर। बता तो रहा हूँ सर, जब से आपने आया ना तो मेरी भूल गया हूँ मैं अच्छी खासी, रिवाइज करनी पड़ेगी मुझे। टोटल टाइम, बट यहाँ पर हमने x डिस्प्लेसमेंट तो अज्यूम कर लिया, बट टाइम तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। अब इस टाइम को कैसे निकाला जाए, वही मेन आ जाता है। देखो बेटा, अगर हम जानते हैं वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे लेट अस सपोज टाइम कितना है t1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन v1। यहाँ टाइम कितना है बेटा t2, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा x अपॉन v2। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी x प्लस x अपॉन t1 की जगह x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ओके, x प्लस x कितना हो गया 2x, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा v1 v2, यहाँ पे v1 प्लस v2, x से x कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, कितना ऑप्शन आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके बच्चों, क्लियर है, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं लग रहा अभी तक, और कोई टफ क्वेश्चन है भी नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कौन से? क्वेश्चन नंबर 5, दो आंसर आ चुके हैं, बी यश बी, ईशित सिंह बी, ओके, युवांश बी ऑप्शन, देवांश, त्रेश, गुड गुड वेरी गुड। अभी चेक करते हैं कि बी ऑप्शन ही होगा या कोई और तो नहीं है। अर्नब बी, अक्षिता बी, ओके, ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। देखो, a particle cover half of the circle of radius r। ठीक है, एक सर्किल है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या कहा गया, सेमी सर्किल के बारे में बात हुई है। दिस इज द सेमी सर्किल। ठीक है, इस पोजीशन से स्टार्ट किया, वो इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है r। ठीक है, तो आपको पता है कंप्लीट डिस्टेंस जो होती है पूरे सर्किल में वो होती है 2 पाई r, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, पाई r डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन इज B, A टू B अगर हम बात करें बच्चों तो कितना आ गया हमारा, बोलिए बच्चों, यहां से लेके यहां तक डायमीटर हो गया, एंड डायमीटर इज 2r। ओके, क्वेश्चन में कहा गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। पहले डिस्प्लेसमेंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट कौन सा है 2r, एंड डिस्टेंस कितनी हो गई पाई r। द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, अ सर्कल रीजन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, बट क्वेश्चन करने का सिंपल सा लॉजिक, पहले क्या करेंगे आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, मोहित सर फिर से आ गए हैं, देखते हैं मोहित सर क्या जवाब बताएंगे। असर्शन रीजन भी करा रहे हैं बच्चों को, असर्शन रीजन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर बच्चों की, जिससे कि बस बच्चे कॉन्फिडेंटली अपने पेपर दे रहे। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स में पेपर हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं बच्चों, रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है, हमेशा हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन आ रहा है सर इसका, हाँ जी, सी बता रहे हैं बच्चे, रीजन इज फॉल्स। ओके, ऑप्शन सी बता रहे हैं बच्चे, देखते हैं बाकी बच्चों का ऑप्शन। शिवम आंसर सी, ऑप्शन सी, इशित ओके, ओके, देवांश सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन आ गया, देखते हैं क्या ये सच बात है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, असर्शन इज गोइंग टू बी ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सबसे पहले देखा करो कि दोनों असर्शन और रीजन सही हैं या गलत हैं। ठीक है, अगर एक भी आपको गलत मिल गया तभी आपको आंसर मिल जाएगा। असर्शन, velocity versus time graph of particle is uniform motion along a straight path is a line parallel to the time axis. Let us suppose draw
it. This is time, this one is velocity. Velocity versus time graph in a uniform motion. आपको पता यूनिफॉर्म मोशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी, ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, और वहां पर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट. तो बच्चों ग्राफ क्या आ गया, पैरेलल, यानी कि असर्शन ट्रू हो गया. और असर्शन ट्रू होने का मतलब या तो ए या तो बी या फिर सी, डी ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है. अब इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. अभी तो देखा हमने वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि रीजन क्या हो गया, फॉल्स. तो ऑप्शन सी हमारा आ जाता है करेक्ट. ऑप्शन सी कौन सा हो जाता है हमारा, करेक्ट. ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं. देखो असर्शन रीजन भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल आपको फाइंड करना है क्या सही है क्या गलत है. मैंने सर नोटिस किया है मोस्टली कि बच्चे जो है असर्शन रीजन के नाम से ही घबराने लगते हैं. हाँ. जैसे कि मतलब उन्हें लगता है कि असर्शन रीजन एक ऐसी चीज है जिसे अटेम्प्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो सर कुछ छोटा मोटा आप टिप दे दीजिए बच्चों को जिससे कि उन्हें असर्शन रीजन से डर खत्म हो जाए. हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसी हाँ. स्ट्रैटेजी बता दीजिए आप, क्योंकि सर देखिए मैथ्स में तो बहुत मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है. साइंस में केमिस्ट्री बायो में मैंने देखा है कि बच्चे असर्शन रीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं. तो जरा इसका कुछ सर इलाज. देखिए सर, असर्शन रीजन का सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि असर्शन रीजन जो है ना वो इन डेप्थ आता है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता कि ऐसा आ जाए कि फिर डेफिनेशन हो. ये तभी आएगा जब आपको पहली चीज क्या कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो. दूसरी चीज क्या आती है, आपको क्लियर होना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या है. अगर मीनिंग क्लियर है तो आप बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हो. ठीक है. आप असर्शन देखेंगे कि क्या सही है, तो हमने देखा कि असर्शन ठीक है, तो भाई हमारे 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, चौथा गलत होगा. ओके. अब रीजन पे आ गए, रीजन गलत तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. हम एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं. हम इन 4 ऑप्शंस में से देख ले कौन से 3 हमारे क्या होंगे, गलत होंगे, बाकी एक हमारा सही हो जाएगा. मतलब असर्शन रीजन में आप ये कहना चाहते हैं कि हम गलत चीजों को आइडेंटिफाई, हाँ जी हाँ जी, और तो सही चीज हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन, फाइंडिंग करेक्ट ऑप्शन, वी फाइंड द रॉन्ग वन. ठीक है सर, ये अच्छा आपने आइडिया दिया बच्चों को कि पहले हम जो है रॉन्ग ऑप्शंस को फाइंड आउट कर लें, उन्हें एलिमिनेट कर दें, और जो करेक्ट वन होगा वो हमारे काम आ जाएगा. तो बच्चों इस टिप को याद रखना. बिल्कुल बिल्कुल. ये असर्शन रीजन तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आप गौरव सर ने बताई है, इसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा. और एक चीज और बच्चों, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में. आप लोग क्या करते हो, आपको लगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं. छोड़ना नहीं है. आप अगर इन 4 ऑप्शंस में कोई भी एक मार्क कर दोगे तब भी आपके पास 25% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा. बिल्कुल ठीक है. तो ये इसके साथ ही, क्योंकि असर्शन रीजन टफ लग रहे थे, तो एक क्वेश्चन आपको और मिलता है सेम असर्शन रीजन पे. हमारा जूम सेशन क्लोज होने वाला है, तो दोबारा से कनेक्ट कर लेना सब लोग. ठीक है, सब लोग दोबारा से कनेक्ट जरूर कर लें. मैं स्टार्ट कर दूंगा, दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम आईडी पास करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और असर्शन रीजन. आया बच्चों आंसर? सेकंड क्वेश्चन. बच्चों अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. ए ऑप्शन अथर्व अग्रवाल इज सेइंग, ए ऑप्शन महानगर ब्रांच, सुरेश ए, इशित ए, ऑल आर सेइंग ए ऑप्शन. तो सर कैसा लगता है आपको सर मैक्स अप पे पढ़ा के? सर मैं थोड़ा आपके रिव्यूज जानना चाहता हूँ. आप बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, 2 महीने हो गए आपको लगता है. मैक्स अप पे पढ़ा के आपको कैसा फील होता है सर? ये डिजिटल बोर्ड किस लेवल तक का आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराता है? क्योंकि इसमें मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं, और उसमें अभी हमने रिसेंटली एक जीकेन का भी हमने अभी कल ट्रायल लिया था आपने और मैंने, और LG का भी एक बोर्ड हमारे मार्केट में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एक AE करके, एरो करके. तो सर आप ये बताइए कि आपने इसको लेने से पहले कितना टाइम स्पेंड करा अपना इन सब चीज़ों के ऊपर, जिससे आपको ये लगा कि मैक्स अभी सबसे बढ़िया है डिजिटल बोर्ड? बताइए सर. सर फिजिकल तो फिजिकल, मैंने ऑनलाइन इतनी रिसर्च की, इस पे इतनी रिसर्च की कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना तो बेस्ट चीज़ पे होना चाहिए. बिल्कुल सर. अगर हम आईपैड चलाएंगे और एक एंड्रॉयड का टैबलेट चलाएंगे उसमें बहुत डिफरेंस होता है. इसमें नेचुरल फिनिश आती है, हमें जैसे हम पेपर पे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं.
कि जब कभी भी आप कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो तो आपको वही फ्रिक्शन फील होता है जैसे आप एक नोटबुक पे लिखते हो। हाँ जी, हाँ जी, है ना सर? हाँ। ये चीज़ मैंने देखी है। आइदर इट इज सॉफ्ट और हार्श वाला पॉइंट नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आपको जो लिखने का आपका पैटर्न है वो बिल्कुल नोटबुक वाला ही आपको फील होता है। ये इसका मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगा। और मैंने सर बहुत लोग कहते हैं कि आई में स्ट्रेन होगा, मैंने 3-3 घंटे की लगातार क्लासेस ली हैं इस पे, मुझे कोई प्रॉब्लम सर नहीं है। मैंने भी अभी रिसेंटली सर 2 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास ली थी, कोई मेरे को पेन फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो हम एक्सटर्नल लाइट्स लगाते हैं उससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर मैक्स सबको मैं 10 आउट ऑफ 9.5 तक दे सकता हूँ, बल्कि 10 आउट ऑफ 10 ही दे सकते हैं। 100% से भी ऊपर है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हमें दी उनसे ज्यादा अच्छा ही काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं आगे बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल सर, ठीक है। बच्चों ने ऑप्शन बता भी दिया है, इसका ऑप्शन ए है। देखते हैं। देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मे हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल हो सकता है बेटा, एन ऑब्जेक्ट मे बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट इट मे बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी ठीक है। यानी कि ये बच्चों आप देख सकते हो दोनों रिलेट भी कर रहे हैं, दोनों करेक्ट भी हैं, यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation, so we can say that the option A is correct. ओके बच्चों, ठीक है। अब आपका असर्शन रीजन का राउंड थोड़ा सा हटता है, अब आते हैं हम लोग एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें असर्शन रीजन को हटा के हमने एक नए टाइप का कंसेप्ट दिया है कि इनमें से कौन से सही हो सकते हैं। देखो बच्चों, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। सोच समझ के आंसर देना बच्चों, तुक्के मत मारना यहाँ पर। ठीक है, जो आपको एक्यूरेट आंसर लगे बिल्कुल वही आप दीजिएगा। ठीक है, और क्लास ओवर होने वाली है तो दोबारा से सब लोग रीज्वाइन जरूर कर लेना बच्चों। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया बच्चों, किसी का भी। ऑप्शन बी, यश, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यश का आंसर है सर मिनी बाईपास ब्रांच का है, अच्छा बच्चा है बहुत, और गुरु में है, गुरु स्कूल के बच्चे हैं हमारे मिनी बाईपास ब्रांच में बहुत सारे। अदिशा बी ऑप्शन, अर्नब बी, एक ऑप्शन आते फिर तो आते ही। हाँ, और फिर चेंज भी नहीं करते ऑप्शन, लगता है कि यही सही है। जिस दिन मैं मैथ्स का ले रहा था, हाँ। जिस दिन मैं मैथ्स का एमसीक्यू करा रहा था तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, एक ऑप्शन आया तो उसी के पीछे सारे लोग लग गए और वो ऑप्शन गलत था पहला वाला। तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा अपनी दिमाग से ही करें सब लोग। Three statement is correct. 3 we have 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and none of these. So according to author none of these should be answer. देखते हैं, देखो, to accelerate the motion of an object a balance force is required. अच्छा, बैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चों? नेट फोर्स इज 0, ऑल द फोर्सेस विल बी 0 एंड फोर्स कितना होता है बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। मास कैन नॉट बी 0, ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में 0 नहीं है, आगे 0 हो सकता है। तो मास अगर 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 0। इन्होंने क्या कहा है, अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो बैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी कि हमारा 1 तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स होगा बच्चों को कितना आएगा? 0। नेट फोर्स विल बी 0, यानी कि ऑप्शन 2 तो करेक्ट हो गया। अब बैलेंस फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, ये भी ठीक है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दे कैन चेंज द शेप ऑफ साइड। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन लगाऊं, यहाँ भी 10 न्यूटन लगाया जाए, यहाँ भी बच्चों 10 और यहाँ भी 10, इसका शेप और साइज तो चेंज होगा बट हमारा ये चेंज नहीं होगा। 1 इज नॉट करेक्ट बट 2 and 3 आर करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन, अर्नब, आशिता, ओके, देवांश बी ऑप्शन, अथर्व बी ऑप्शन, बी, अदिशा बी, पीहू बी। ओके ओके ओके,
अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, आपको बताया थे लॉ ऑफ इनर्शिया जब हमने पढ़ा था तो बताया था जो ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, वेदर इट इज मूविंग, वेदर इट इज रेस्ट, और डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगा। देखते हैं बच्चों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेस फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी। अच्छा एक बात बताओ, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस, अगर ये रनिंग बस में बैठा हुआ है तो इसके पास कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ही लीन्स फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ हैबिट, ऐसे कभी लॉजिक नहीं लगते, आपको पता है फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, लॉजिकली ये चीज हम नहीं पूछते, ठीक है, फिजिकल ही हम बात करते हैं। ओके, ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स स्टेट इन ए बी, ये भी गलत है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऑप्शन सी, सी अदीशा इज सेइंग ऑप्शन सी। स्टार्ट होगी? नहीं अभी नहीं होगी सर, होने ही वाली होगी है, ऑप्शन सी। घुमाना पड़ेगा। खड़े हो ना, लाइटिंग का देखो, लाइट क्यों नहीं आ रही। हाँ बच्चों, when the body is stationary, बस इतना ही क्वेश्चन है सर। बस इतना ही क्वेश्चन है। अरे वाह, इसको आगे कंप्लीट करना होगा। हाँ complete. कंप्लीट। Fill the blanks. Okay. When the body is stationary. बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी कह रहे हैं। मोस्टली बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है। When a body is stationary, there is no force acting on it। ठीक है, अगर बॉडी स्टेशनरी है कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है ऑप्शन, बट 100% ट्रू सिचुएशन नहीं है। हो सकता है कि द बॉडी इज स्टेशनरी बट द नेट फोर्स, लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में 100 न्यूटन लगाया हमने, इधर से भी कितना लगाया 100, अब भी बॉडी का नेट फोर्स कितना आया 0। इफ द बॉडी विल इन रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट, इससे कोई लॉजिक ही बनता। द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंस टू ईच अदर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, द बॉडी इज इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी फोर्स लग सकते हैं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉडी इज स्टेशनरी, आपको पता है वैक्यूम में स्टार्स हो गए या फिर सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, एस्ट्रॉइड हो गए, कॉमेट हो गए, ये सारे मूव कर रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं है, हालांकि फोर्स तब भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो इनर्शिया की वजह से मूव करते हुए लगातार चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए, तो ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है, सर जो अच्छे से बता रहे थे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। How much force acts on a body whose momentum p is constant with time t? How much force acts on the body? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आया है किसी बच्चे का, एक बच्चे का ऑप्शन ए आया है, ए ऑप्शन यश, यश का ऑप्शन, पीहू का ऑप्शन ए आया है आंसर में, आपके अकॉर्डिंग 0 है, 0 ऑप्शन है। उत्कर्ष इज ए
ऐसा तो नहीं एक बच्चा देता है आंसर उसके बाद सब कॉपी करना शुरू कर देते हो। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक कहा, ए। देखते हैं अब ए ऑप्शन है या नहीं। हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट विद टाइम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो फोर्स है बच्चों वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। इन्होंने कहा ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या, मोमेंटम में कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम 0 अपॉन टाइम, यानी कि F इक्वल्स टू 0 अपॉन टाइम, तो फोर्स कितना हो गया, 0। आंसर कौन सा वन करेक्ट आ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, समझ गए, ओके। नेक्स्ट करें 11, नेक्स्ट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। The speed of a falling body increases continuously. This is because B option, D option, D option. सभी का डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉडी, यानी कि बच्चों लेट अस सपोज ये अर्थ है हमारी नीचे, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा नीचे की तरफ गिर रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो आपको पता है इस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जिससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी कोई भी वैल्यू हो बट ये नीचे आने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, दिस इज बिकॉज नो फोर्स, नहीं भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये ऑप्शन गलत। इट इज वेरी लाइट, कोई मतलब ही नहीं बनता, मास पे डिपेंड नहीं करता ये। द एयर एक्सर्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, गलत। कौन सा ऑप्शन, द अर्थ अट्रैक्ट इट, अर्थ अट्रैक्ट करता है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया। अब फिर से आपके अफरफन रीजन आ गए हैं, जैसी ट्रिक बताई है ट्राई कीजिए आपको करने के लिए। अफरफन रीजन, आया आंसर बच्चों किसी का? सी होगा, यानी कि ए होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा। ए ऑप्शन, पीहू इज सेइंग ए ऑप्शन, उत्कर्ष सी, उत्कर्ष का ऑप्शन सी आया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी वीडियो में आपने देख लिया हो कि ऑप्शन सी ज्यादा चांस होते हैं तो सी लगा दो, है ना? ऐसा नहीं होता बच्चों, हो सकता है कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। सी ऑप्शन इज सेइंग प्रियांश। ओके, देखो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, यानी कि F की वैल्यू कितनी हो गई, 0। F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 0। एज मास कैन नॉट बी 0 देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। हमने कहा कि फोर्स तो 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन क्या है, 0, यानी कि एक्सेलरेशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद का एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। कैसी बात करते हो कि भैया एक्सेलरेशन क्या फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे भाई आप ये सोच लो ना, एक BMW की गाड़ी है और एक सुजुकी की है, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा हुआ, BMW का, क्योंकि उसका इंजन ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना? तो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रीजन हमारा गलत है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, तो कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, सी करेक्ट हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एक और असर्शन रीजन, नेक्स्ट एक और असर्शन रीजन आ जाता है हमारा।
न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी। अर्नब इज सेइंग सी ऑप्शन। अर्नब का सी ऑप्शन आया है, बाकी सब बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं। यश इज सेइंग सी। अर्नब एंड यश टू आंसर सी। अदिशा सी। देखो, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई, न्यूटन थर्ड लॉ में सिर्फ फोर्स हमने बोला, कौन सा फोर्स है नहीं पता, सारे टाइप के फोर्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन ना, बॉडी रेस्ट में है तब भी लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं एक्शन रिएक्शन बराबर कैसे हुए, जैसे सपोज दैट हम अगर मूव कर रहे हैं तभी तो एक्शन और रिएक्शन क्या हुए, बराबर हुए। एक्शन एंड रिएक्शन क्या हुआ, इक्वल। अब आपको देखो, ये तो गलत है, पहले वाला भी गलत हो गया, या तो बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। ये तभी क्लियर हो पाएगा कि भाई या तो रीजन हमारा क्या आ जाए। क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन में अभी हमने देख लिया कि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी टाइप का फोर्स हो, वेदर इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी टाइप का फोर्स हो भैया, फोर्स तो फोर्स है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा अफरफन तो हो जाता है ठीक, यानी कि जो अफरफन है हमारा, दिस इज ट्रू। अफरफन ट्रू होने का मतलब है कि भाई इसके हमारे सिर्फ डी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं रीजन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओनली व्हेन बॉडी इज मोशन, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, हमें भले ही लगता हो कि वॉकिंग है, मूवमेंट है, एक्शन रिएक्शन बराबर है। इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं। लेट अस सपोज कि एक पर्सन है, वो किसी दीवार को पुश कर रहा है, वॉल को पुश कर रहा है, तो उस केस में एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे बच्चों, इक्वल। बट क्या बॉल मोशन में आएगी, नहीं आएगी, यानी कि दोनों के दोनों मोशन में तो आई नहीं, यानी कि हमारे ही गलत हो जाता है। इसका और एग्जांपल ले लो। लेट अस सपोज कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई एक कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, तो इसका जो वेट कहाँ लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगती है, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक्शन रिएक्शन तो इक्वल है, बट ये मोशन में नहीं है। तो हमारा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आप लोगों ने 14th क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 15, जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज सेइंग एन एस्ट्रोनॉट इन द ऑर्बिट इन अ स्पेसक्राफ्ट फील्स वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, वेट हमारा कितना हो गया, 0। एंड वेट किसके बराबर होता है बच्चों, m इंटू जी इक्वल्स टू 0। क्या मास किसी का 0 हो सकता है, नहीं। अगर पार्टिकल है यानी किसका हुआ, g की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो कौन सा ऑप्शन है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द फैक्ट दैट स्पेसक्राफ्ट हैज नो एनर्जी, गलत। बिकॉज एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी आउटसाइड। आउटसाइड से कोई मतलब नहीं हमें, यानी कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है बताओ, ए, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी ही होता है। ठीक है, समझ गए, ए और जी बराबर हो गए तो डबल हो जाएगा, बट इक्वल नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन सही है हमारे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज द सेम वैल्यू एवर। याद करो, इस जी की कई सारी वैल्यूज बताई थी हमने बताया था आपको, अगर हम ऊपर जाते हैं यानी कि हाइट इंक्रीज करते हैं, हाइट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हाइट क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। हाइट क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम हाइट बच्चों इंक्रीज कर रहे हैं तब भी हमारा जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। हाइट डिक्रीज कर रहे हैं तब भी हमारी जी, यानी कि जी कांस्टेंट नहीं होता, जी हमेशा चेंज होता है। जी चेंज होता है डेप्थ की वजह से, हाइट की वजह से, शेप की वजह से, रोटेशन की वजह से, बहुत सारी चीजें। यानी कि हैज द सेम वैल्यू, गलत। हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये भी गलत, क्योंकि शेप इसकी
चेंज्ड है। शेप कैसी थी याद करो, जियोइड शेप की थी। यहाँ पर पोल्स थे, यहाँ पे क्या था, इक्वेटर। याद करो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी, कम थी। ये भी गलत। वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ इज ग्रेटर ऑन द मून ड्यू टू इट्स स्मॉलर डायमीटर। ये भी गलत। ऑप्शन सी करेक्ट। मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक मेथड था आपका, वो क्या था कि आप गलत फाइंड कर लो, सही अपने आप मिल जाएगा। तो ये हमने वही क्वेश्चन का मेथड लगाया कि हमने पहला चेक किया, रॉन्ग था, दूसरा चेक किया, रॉन्ग था, तीसरा चेक किया, वो पता नहीं, तो डी तो रॉन्ग है ही। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आप 3 गलत फाइंड कर लोगे तो आपको चौथा सही अपने आप ही मिल जाएगा। एमसीक्यूज की सबसे अच्छी चीज ये भी हमारी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन पे 17। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो जरा, द मास ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज 4 फोल्ड। 4 फोल्ड का मतलब है टाइम्स। ठीक है, ये फोल्ड कुछ नया नहीं है, ये फोल्ड का मतलब है टाइम्स। ठीक है, एंड अदर बॉडी इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी अनचेंज्ड टू कीप द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स बात करें कितना होता है, Gm1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर। ठीक है, पहले केस में तो ये है। अब बात करते हैं दूसरी बार में, फोर्स तो सेम रखना है। ठीक है, Gm1 कितना हो गया बोलो बेटा, 4 टाइम्स, m2 कितना हो गया 16 टाइम्स, अपॉन r1 कितना कर दें, हमने सपोज दैट कितना कर दिया, r2 का स्क्वायर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग कर दो या फिर इक्वेट कर दो। तो इसको जब इक्वेट करोगे तो आ जाएगा हमारा Gm1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 16 64 Gm1 m2 अपॉन r2 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो ये आ गया r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 टाइम्स r1 स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आया, 8 टाइम्स r1। तो हमें कितनी टाइम्स करनी पड़ेगी, डिस्टेंस 8 गुना। अगर मासेस को 4 टाइम्स और 16 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है और डिस्टेंस को हमने 8 टाइम्स बढ़ा दिया, तो उस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चन होते ही नहीं है, फिजिक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ओके, क्लियर है, 17 तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। देखो 18th क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। ये हमारा बायन्सी वाला पार्ट आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज। आपने देखा ये कंटेनर, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस पानी में कोई भी बॉडी हमने सबमर्ज कराई, सबमर्ज कराने की वजह से क्या हुआ कि भाई इसका वेट क्या हुआ, कम हो गया। और आपने देखा था वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है, और इसी को हमने क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ बायोन्सी बोला, या फिर बायोन्ट फोर्स बोला। ओके, बताओ कौन सा, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मोर देन, मोर तो हो नहीं सकता, लेस भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। ओके, 18 तक कर चुके हो आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन, 2 असर्शन रीजन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने असर्शन रीजन डाले हुए हैं। जल्दी पे देखते हैं कि असर्शन रीजन हमारे क्या होंगे। If we drop a stone and a sheet of paper from a balcony of first floor, then stone will reach the ground first. ठीक है, if we drop a stone and a sheet of paper from a balcony of first floor, then the stone will reach the ground first. stone क्या होगा, ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक बात है, रियल लाइफ में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि स्टोन पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा हमारा वो क्या लगेगा, कम, और जो हमारा पेपर है उस पे क्या लगेगा, ज्यादा, तो वो हमारा सही है। यानी कि असर्शन इज ट्रू। द रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑल्सो। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो असर्शन तो ट्रू है, ठीक है, असर्शन तो ट्रू है, ठीक है। अब जब आगे बढ़ोगे आपने देखा होगा जब कार धीरे धीरे चल रही होती है तो हमें आवाज़ बहुत कम आती है एयर की, बट तेज चलने लगती है तो सू सू की आवाज़ आती है। वो रीज़न क्या होता है, इस पे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन
ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ठीक है, 20th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं 20th क्वेश्चन। देखो असर्शन है हमारा, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सी वाटर दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। बिल्कुल ठीक कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारे टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स जो आते हैं ओशियन में, वो इसकी वजह से आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कम, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बताओ? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। हाँ जी सर, आज क्या क्वेश्चन? बढ़िया रहा, 20 क्वेश्चन बहुत 20 क्वेश्चन बहुत, इसमें एफएफ रीजन भी करा दिए गए बच्चों को, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी। बहुत बढ़िया करा कि आपने सेशन रीजन और एमसीक्यू दोनों कवर कर दिए, दोनों ही कराए। हाँ जी, बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, एफएफ रीजन में बहुत डाउट आ रहे थे बच्चों को, इसीलिए करा दिया। ये वाला सेशन हम लोग आपका रिकॉर्ड कर लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल, अपलोड हाँ, कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है सर ने, बहुत मेहनत से इसमें सारे क्वेश्चंस लेके आपका पूरा ये क्लास कंडक्ट हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल बिल्कुल लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय। गुड बाय।